हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में सामान्य विज्ञान के अंतर्गत जो है वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे जो हर परीक्षाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप वीडियो अंत तक जरूर देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जो कर लेना। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। उत्प्लावी बल किसी वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। यह सिद्धांत किसने दिया था? आर्किमिडीज ने दिया था। उत्प्लावी बल जो है किसी वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर हो जाता है। पिघलने पर सामान्यतः ठोस के आयतन में वृद्धि होती है, लेकिन बर्फ पिघलने पर सिकुड़ती है। पिघलने पर सामान्य ठोस के आयतन में वृद्धि होती है, लेकिन बर्फ पिघलने पर सिकुड़ती है। यदि ठोस में कोई अशुद्धि विद्यमान है तो उसका गलनांक कम हो जाता है। पारा शीशे को नहीं भिगोता है क्योंकि विकृति संसर्जन बल असंजक बल से अधिक होता है। जल में किसी डिटर्जेंट साबुन को मिलाने से पृष्ठनाप कम हो जाता है। संवहन की प्रक्रिया में ऊष्मा का संचरण अणुओं के वास्तविक स्थानांतरण के द्वारा होता है। पानी की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है। तो सर्वाधिक किसकी विशिष्ट ऊष्मा होती है? तो पानी की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है। इसका मान 1 कैलोरी ग्राम प्रति सेंटीग्रेड या 4181 जूल किग्रा प्रति सेंटीग्रेड होता है। किसी पदार्थ के 1 ग्राम का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। तो विशिष्ट ऊष्मा किसे कहते हैं? किसी पदार्थ के 1 ग्राम का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। संघनन वह क्रिया है जिसमें वाष्प द्रव में परिवर्तित होती है। ताप बढ़ाने पर प्रत्यास्थीय मान घटते हैं क्योंकि ताप बढ़ाने से पदार्थों की अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। फ़ारेनहाइट पैमाने में शुद्ध जल का क्वथनांक 212 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइप लाइनें फट जाती हैं। तो अत्यधिक शीत ऋतु में जब पहाड़ों पर पानी की पाइप लाइनें फट जाती हैं क्योंकि पाइप में पानी जमने पर फैल जाता है। तड़ित की चमक उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में आती है क्योंकि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है। तो जैसे वर्षा ऋतु में देखा हो तुमने, पहले उसकी गर्जन सुनाई देती है और बाद में जो है बिजली चमकती है। किसी दर्पण में से परावर्तन के पश्चात तरंग के आयाम में परिवर्तन होता है। तरंग का आयाम बदल जाता है। तरंग की आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य व वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो तरंग का आयाम बदल जाता है लेकिन तरंग की आवृत्ति, अन्य तरंग दैर्ध्य व वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कंपन करता हुआ कोई पिंड अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम जितना विस्थापित होता है उसे आयाम कहते हैं। एक कंपन पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल कहा जाता है। एक आवर्तकाल में तरंग द्वारा चली गई दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। 1 सेकंड में जितने कंपन होते हैं उसे आवर्ती कहते हैं। तो एक आवर्तकाल में तरंग द्वारा चली गई दूरी को क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य कहते हैं। और 1 सेकंड में जितने कंपन होते हैं उसे आवर्ती कहते हैं। अवतल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने में, गाड़ी के हेडलाइट में एवं सर्च में, सोलर कुकर में तथा आँख, कान तथा नाक के डॉक्टर द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। प्रकाश का रंग तरंग दैर्ध्य द्वारा निश्चित किया जाता है। प्रकाश का रंग कैसे निर्धारित किया जाता है? तरंग दैर्ध्य के द्वारा निश्चित किया जाता है। सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य लाल रंग के प्रकाश की होती है। तो सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य कौन से रंग की होती है? लाल रंग की होती है। सबसे कम तरंग दैर्ध्य बैंगनी रंग के प्रकाश की होती है। अधिक तरंग दैर्ध्य
के कारण लाल प्रकाश अधिक दूर तक दिखाई पड़ता है। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की अपेक्षा छोटी, बराबर या बड़ी हो सकती है। अवतल में प्रतिबिंब की लंबाई सदैव ही वस्तु की अपेक्षा कम होती है। मोटर वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण उपयोग में लाया जाता है। अवतल दर्पण के फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनता है। साथ ही इस दूरी में रखे वस्तुओं का प्रतिबिंब समान आकार से लेकर बड़े आकार तक बनता है। साथ ही इस दूरी में रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब कैसे बनता है? समान आकार से लेकर बड़े आकार तक बनता है। इसलिए दंत चिकित्सकों के द्वारा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इको साउंडिंग एक तकनीक है जिसका प्रयोग करके सागर की गहराई को मापा जाता है। तो इको साउंडिंग से क्या होता है? सागर की गहराई को मापा जाता है, जो एक तकनीकी है। ये एसआई पद्धति में लेंस शक्ति की इकाई डायोप्टर है। तो लेंस शक्ति की इकाई क्या है? डायोप्टर है। न्यूनतम तरंग दैर्ध्य गामा किरणों का होता है, जिसका तरंग दैर्ध्य परिसर 10⁻⁻14 मीटर से 10⁻⁻10 मीटर तक का होता है। सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य दीर्घ रेडियो तरंगों का होता है। ऐसी तरंगें जिनका ध्रुवीकरण नहीं हो सकता अनुदैर्ध्य तरंगें कहलाती हैं। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगें है। प्रकाश कहता है विद्युत चुम्बकीय तरंगें है। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के लिए माध्यम का होना आवश्यक नहीं है। हर्ट्ज आवृत्ति का मात्रक है, इसे प्रति सेकंड भी कहते हैं। बिग बैंग सिद्धांत का मुख्य आधार डॉपलर का प्रभाव है, जो सापेक्षिक गति की व्याख्या करता है। दूरबीन से दूर की वस्तुएं देखी जाती हैं। दूरबीन वह प्रकाशिक यंत्र है जिसके द्वारा दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब आंख पर बड़ा दर्शन कोण बनाता है, जिससे कि वह वस्तु आंख को बड़ी दिखाई पड़ती है। दूरबीन के आविष्कारक गैलीलियो हैं। दूरबीन किसने बनी थी? आविष्कारक कौन थे? गैलीलियो हैं दूरबीन के। सर्वप्रथम रोमन ने प्रकाश की चाल मापन किया था। तो प्रकाश की चाल का मापन किसने किया था? सर्वप्रथम रोमन वैज्ञानिक ने किया था। पानी में डूबी हुई छड़ी अपवर्तन के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो पानी में डूबी हुई छड़ी जो हमें मुड़ी हुई प्रतीत होती है, कई कारण होती है, अपवर्तन के कारण दिखाई देती है। रेगिस्तान में यात्रियों को कुछ दूरी पर पानी होने का भ्रम होता है। इसे रेगिस्तान की मृग तृष्णा या मरीचिका कहते हैं। 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगें अपश्रव्य तरंगें तथा 20 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगें पराश्रव्य तरंगें कहलाती हैं। तो ये बहुत ही कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगें अपश्रव्य तरंगें तथा 20 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगें पराश्रव्य तरंगें कहलाती हैं। 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक की आवृत्ति की तरंगें श्रव्य तथा श्रव्य तरंग कहलाती हैं। दूरदृष्टि दोष वाली आँख में नज़दीक की वस्तु को स्पष्ट देखने के उत्तल लेंस वाले चश्मे का प्रयोग करते हैं। जिस जगह वायु का दबाव अधिक होता है वहाँ पानी का प्रवर्तनांक अधिक होता है, और जहाँ वायु दाब कम होगा वहाँ पानी का प्रवर्तनांक कम होता है। तो आज की वीडियो में यहीं पे एंड होती है। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।